हाँ, तो भाई मेरे पास यहाँ एक फ़ंक्शन है जी और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकें और मालूम करें कि जी ऑफ़ 1 की कदर क्या होगी और जी ऑफ़ 2 की कदर क्या होगी और इसी के साथ-साथ ऐसा करें कि जी ऑफ़ 3 और जी ऑफ़ 4 की इकदार भी मालूम कर लीजिए। चलिए भई, अब ज़रा साथ मिलकर इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो जी ऑफ़ 1 में इनपुट के तौर पे या n की जगह हम 1 डाल रहे हैं। और यहाँ सवाल में हमें बताया हुआ है कि जब n बराबर होता है 1 के, तो g ऑफ n बराबर हो जाएगा 4 के। तो इस जवाब तक तो हम काफ़ी आसानी से पहुँच गए। चलें, फिर ज़रा इस g ऑफ 2 की कदर मालूम कर लेते हैं। तो अब जब n बराबर है 2 के, तो भई ज़ाहिर-सी बात है कि हम ये फ़ॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ लिखा है कि जब n की कदर 1 से बड़ी होगी और वो कदर होल नंबर होगी, तब हम ये फ़ॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये फ़ॉर्मूला तो काफ़ी दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि भाई ये फ़ंक्शन की शक्ल में तो ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन ये फ़ंक्शन g ऑफ़ n की बजाय g ऑफ़ n माइनस 1 का है। चलें फिर भी ज़रा हल करके देखते हैं कि आखिर बात हो क्या रही है। हाँ, तो हमें g ऑफ़ 2 की कदर मालूम करनी है, तो ये हो जाएगा g ऑफ़ 2 माइनस 1 जो कि बराबर होगा g ऑफ़ 1 जमा 3.2 के। और ये किसके बराबर होगा? भई g ऑफ़ 1 की कदर तो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी कि ये बराबर है 4 के। तो ये हो जाएगा 4 जमा 3.2 जो कि बराबर होता है 7.2 के। चलें भई, अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। भई जी ऑफ़ 3 के लिए हमारी n की कदर 3 है, जो कि फिर से 1 से ज़्यादा बड़ी है और होल नंबर भी है। तो इसलिए हम वापस इसी फ़ॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो भई जी ऑफ़ 3 बराबर हो जाएगा जी ऑफ़ 3 माइनस 1 यानी जी ऑफ़ 2 जमा 3.2 के। और जी ऑफ़ 2 की कदर ये है। इसलिए हम 7.2 और 3.2 को जब जमा कर देंगे, तो वो बराबर हो जाएगा 10.4 के, जो कि हमारे जी ऑफ़ 3 की कदर हो जाएगी। और भई अब हम आ गए हैं इस जी ऑफ़ 4 पर। तो यहाँ भी हमें इसी फ़ॉर्मूले को इस्तेमाल करना होगा। अब ये हो जाएगा जी ऑफ़ 4 माइनस 1 यानी जी ऑफ़ 3 जमा 3.2 और जी ऑफ़ 3 की कदर तो हमने अभी-अभी निकाली है, वो बराबर थी 10.4 के। तो ये हो जाएगा 10.4 जमा 3.2 जो कि बराबर हो जाएगा 13.6 के। और भाई इसी के साथ-साथ हमें अपने जी ऑफ़ 4 की कदर भी मिल गई है। अच्छा, अब जब हमने ये सारा काम कर लिया है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ मज़े की तरतीब सी बन रही है। और भाई एक बात तो तय है कि ये सब मस्बत इंटीजर्स या आदाद के लिए बयानशुदा है। यानी इसको हम सीक्वेंस की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो पहली टर्म हो गई 4, दूसरी टर्म हो गई 7.2, तीसरी टर्म हो गई 10.4 और चौथी टर्म हो गई 13.6 और ये सिलसिला आगे भी चलता चला जाएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ आखिरकार हो क्या रहा है? भाई शुरू हम कर रहे हैं इस 4 से, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि जब n बराबर होगा 1 के, तो फ़ंक्शन बराबर होगा 4 के। और फिर इससे हर अगली टर्म के लिए फ़ंक्शन बराबर हो जाएगा इससे पिछली टर्म की कदर जमा 3.2 के। तो हम यहाँ 3.2 जमा कर रहे हैं और यहाँ भी हम 3.2 ही जमा कर रहे हैं अगली टर्म तक पहुँचने के लिए। भाई अब हम इसी सीक्वेंस को ऐसे भी बयान कर सकते थे कि हम शुरू कर रहे हैं 4 से और फिर हम 3.2 जमा करते रहेंगे हर अगली टर्म की कदर तक पहुँचने के लिए। और भाई ये भी काफ़ी दिलचस्प तरीका है इसी चीज़ को दिखाने का, क्योंकि यहाँ हम इस सीक्वेंस को फ़ंक्शन की शक्ल में दिखा रहे हैं और ये फ़ंक्शन सारे मस्बत अदाद के लिए ही बयानशुदा है। और भाई इस फ़ंक्शन में हमें हमारी बेस टर्म यानी बुनियादी टर्म दी हुई है, जो कि असल में हमारी पहली टर्म है और इससे ही ये तरतीब का सिलसिला आगे बढ़ पाता है।
और ये तरतीब आगे कैसे चलेगी वो हमें मालूम हो रहा है इस फंक्शन की मदद से, जिसमें हम बार-बार अगली टर्म की कदर तक पहुँचने के लिए पिछली टर्म की कदर तक जा रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि ये करते-करते हम आखिरकार अपनी बुनियादी टर्म तक ही पहुँच जाते हैं और फिर हम इसी कदर की मदद से वापस आगे बढ़ते हैं और बाकी की टर्म्स की इकदार मालूम करते चले जाते हैं। और भाई इस तरह की शक्ल को हम नाम देते हैं रिकर्सिव या मुकर्रर फंक्शन का। भाई मेरे ख़्याल में तो अब हमें समझ में आ ही गया है कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है और कैसे बयान करता है सीक्वेंस को। अब भाई हम तो बहुत तमीज़ से पहली टर्म पे पहले गए, फिर दूसरी टर्म पे गए वग़ैरह, वग़ैरह। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते थे कि सीधे बड़ी टर्म से शुरू करते। मसलन हम सीधे पूछ सकते थे कि भाई जी ऑफ 6 की कदर बताएँ। और भई इस सूरत हाल में हम फिर से इस फ़ॉर्मूले की मदद से कहते कि ये बराबर होगा जी ऑफ 6 माइनस 1 यानी जी ऑफ 5 जमा 3.2 के। मतलब हम यहाँ भी पिछली टर्म में 3.2 जमा कर रहे हैं इस सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए। और भाई ये मालूम करने के लिए हमें जी ऑफ 5 की कदर मालूम करनी होगी। तो भाई अब जी ऑफ 5 बराबर हो जाएगा जी ऑफ 5 माइनस 1 यानी इससे पिछली टर्म की कदर जो कि है जी ऑफ 4 जमा 3.2 के। और भाई फिर हम इस जी ऑफ 4 की कदर मालूम करते और फिर इससे पिछली टर्म और फिर इससे पिछली टर्म को मालूम करते चले जाते जब तक हम जी ऑफ 1 यानी हमारी पहली टर्म जो कि बयानशुदा है वहाँ तक ना पहुँच जाते। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़हीन हैं और हमने जी ऑफ 4 की कदर पहले ही मालूम कर रखी है, तो अब जी ऑफ 5 बराबर हो जाएगा इस 13.6 जमा 3.2 के, जिसको हल करेंगे तो हमारे पास जी ऑफ 5 की कदर आ जाएगी 16.8 के बराबर। और अब अगर हमारा जी ऑफ 5 बराबर है 16.8 के, तो जी ऑफ 6 बराबर हो जाएगा 16.8 जमा 3.2 यानी 20 के। मतलब हम जी ऑफ 6 से शुरू करते और पीछे चलते जाते जब तक हम जी ऑफ 1 तक ना पहुंच जाते और फिर जब हमें वो मालूम हो जाता तो हम उसकी कदर की मदद से आगे की टर्म मालूम करते चले जाते जब तक हम जी ऑफ 6 तक ना पहुंच जाते। भाई अब इसको और मज़ीद क्या समझे? चलें एक और मिसाल हल करके देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन है h और हम ये मान लेते हैं कि ये एक सीक्वेंस को बयान कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस सीक्वेंस की शुरू की 4 टर्म्स की इकदार मालूम कर लेते हैं। और चलें पहले आप इस वीडियो को रोक के ज़रा खुद से इसको हल करने की कोशिश करें और फिर हम साथ में हल कर लेंगे। हाँ, तो अब ज़रा शुरू करते हैं। तो h ऑफ 1 तो हमें पहले से बयान कर दिया गया है कि वो बराबर है 14 के। और अब चलते हैं h ऑफ 2 की तरफ। तो भाई h ऑफ 2 के लिए तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब हमारा n 2 के बराबर है और 2 जो है वो 1 से बड़ा भी है और होल नंबर भी है। तो अब h ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 28 बटा h ऑफ n माइनस 1 यानी h ऑफ 2 माइनस 1 के जो कि बराबर होगा h ऑफ 1 के। और भाई अब हमें मालूम है कि h ऑफ 1 बराबर है 14 के। तो हमारा h ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 28 बटा 14 के जो कि बराबर होता है 2 के। चलें अब ज़रा आगे बढ़ते हैं अपने h ऑफ 3 की तरफ। यानी अब हमारा n 3 के बराबर है और इसका मतलब ये हुआ कि हम फिर से इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा 28 बटा h ऑफ 3 माइनस 1 यानी h ऑफ 2 जो कि बराबर है इस कदर के जो कि हमने अभी अभी मालूम की है। यानी h ऑफ 3 बराबर हो जाएगा 28 बटा 2 के और ये बराबर होता है 14 के। भाई ये तो बहुत ही दिलचस्प तरतीब बन रही है। चलें इसको ज़रा और आगे तक लेके जाते हैं। तो भाई अब हमारा n बराबर है 4 के यानी अभी भी हम इन शराइत पर उतर रहे हैं तो हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो h ऑफ 4 बराबर हो जाएगा 28 बटा h ऑफ 4 माइनस 1 यानी h ऑफ 3
और h ऑफ 3 हमें मालूम है कि 14 के बराबर है। तो 28/14 हो जाते हैं 2 के बराबर, यानी h ऑफ 4 बराबर हो जाएगा 2 के। तो भाई इसको अगर सीक्वेंस की शक्ल में लिख लें तो पहली टर्म हो जाएगी 14, दूसरी टर्म हो जाएगी 2, तीसरी टर्म फिर से हो जाएगी 14 और चौथी टर्म हो जाएगी 2। और ये सीक्वेंस ऐसे ही 14 और 2 के बीच में बदलता जाएगा, यानी इस तरतीब की हर ताक या ऑड अदद 14 होगी और हर मसावी या इवन अदद होगी 2 के बराबर। या इस सीक्वेंस को एक और तरह से भी देखा जा सकता है कि हम इसमें शुरू तो कर रहे हैं 14 से और फिर हर अगली टर्म तक पहुंचने के लिए हम 28 को तकसीम कर रहे हैं पिछली टर्म से। जैसे यहाँ 28 को तकसीम करेंगे 14 से तो हम अपनी अगली टर्म तक पहुंच जाएंगे जो कि 2 के बराबर है, और फिर 28 को पिछली टर्म जो कि अब बराबर है 2 के, उससे तकसीम करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपनी अगली टर्म पे जो कि बराबर है 14 के, और ये सिलसिला आगे भी चलता चला जाएगा। चले भाई अब ज़रा एक और मिसाल देख लेते हैं। और भाई ये बहुत मज़ेदार मिसाल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो बेस टर्म यानी बुनियादी टर्म्स मौजूद हैं। तो अब फ़र्ज़ करते हैं कि हमें f ऑफ 4 की कदर मालूम करनी है। तो भाई f ऑफ 4 मालूम करने के लिए हम ये फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ n की कदर 4 है, यानी n जो है वो 2 से बड़ा भी है और होल नंबर भी है। तो f ऑफ 4 बराबर हो जाएगा f ऑफ 4 माइनस 2 जमा f ऑफ 4 माइनस 1 के। तो ये बराबर हो जाएगा f ऑफ 2 जमा f ऑफ 3 के, यानी f ऑफ 4 तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब इससे पिछली 2 टर्म्स को हम आपस में जमा करेंगे। अब यहाँ f ऑफ 2 यानी जब n 2 के बराबर होगा उसकी कदर तो दी हुई है, लेकिन हमें f ऑफ 3 की कदर मालूम नहीं है। तो भाई हम पहले इसको मालूम कर लेते हैं। तो f ऑफ 3 बराबर हो जाएगा और हम फिर से इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो ये बराबर हो जाएगा f ऑफ 3 माइनस 2 यानी f ऑफ 1 जमा f ऑफ 3 माइनस 1 यानी f ऑफ 2 के। मतलब पिछली बार की तरह इस बार भी हम अपनी अगली टर्म तक पहुंचने के लिए पिछली 2 इकदार को आपस में जमा कर रहे हैं। लेकिन भाई शुक्र है कि इस बार पिछली जो 2 टर्म्स हैं वो हमारी बेस टर्म या बुनियादी टर्म्स हैं जो कि हमें फंक्शन की शक्ल में नहीं बल्कि सीधे सीधे उनकी इकदार हमें दी हुई है। और भाई ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी था, वरना हम बार बार पीछे जाते रहते और हमें कभी भी किसी टर्म की सही इकदार मालूम ना होती। खैर, तो अब भाई f ऑफ 1 की कदर भी हमें मालूम है और f ऑफ 2 की कदर भी हमें मालूम है। तो अब ज़रा हम इन दोनों को जमा कर लेते हैं और ये बराबर हो जाएगा -6 जमा -4 के, यानी f ऑफ 3 बराबर हो जाएगा -10 के। और भाई अब चूंकि हमें f ऑफ 3 की कदर मालूम हो गई है तो हम f ऑफ 4 की कदर भी मालूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -10 जमा -4 यानी -14 के बराबर। तो भाई ये सीक्वेंस कुछ इस तरह का नज़र आएगा कि -6 हमारी पहली कदर होगी, -4 दूसरी कदर होगी, तीसरी कदर इन 2 पिछली टर्म की कदर को जमा करने से मिलेगी जो कि बराबर होगी -10 के। और भाई चौथी टर्म भी हमें फिर से बिल्कुल पिछली जो 2 टर्म्स हैं उनको जमा करने से मिलेगी, तो चौथी टर्म बराबर हो जाएगी -14 के। और भाई ये तरतीब आगे भी यूं ही चलती जाएगी। तो इस वीडियो में हमने अच्छी खासी मिसालें हल कर ली हैं रिकर्सिव फंक्शन की, और इस वीडियो का भाई मकसद भी यही था कि हम रिकर्सिव फंक्शन को हल करना सीखें और साथ ही साथ ये भी सीखें कि रिकर्सिव फंक्शंस की मदद से हम सीक्वेंसेस को कैसे दिखा सकते हैं।